स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। ये आज पॉलिटी का हम लोग सेकेंड क्लास देखने जा रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट क्लास में हमने क्या किया है कि फर्स्ट क्लास जो लिया उस फर्स्ट क्लास में पहले तो हमने उस पे डिस्कशन किया। फर्स्ट क्लास में जो भी प्रियम्बल था, प्रियम्बल के बारे में हमने प्रियम्बल के बारे में अच्छे से बताया कि कहाँ क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं। और दूसरा हमने रिवीजन कराया, रिवीजन वीडियो डाला है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। वहां से हमने प्रोबेबल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं प्री और मेंस में, वो हमने बताया है, ठीक है। और कुछ डाउट होगा तो जो संडे संडे हम लोग ऑनलाइन आएंगे वहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी हम जो क्वेश्चन पूछेंगे आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। अगर पढ़ रहे हैं तो सीरियसली पढ़ते रहिए, और जो मटेरियल हम दिए हैं वो मटेरियल को फॉलो करते रहिए, उसको गो थ्रू करते रहिए, उससे समझ में आएगा। और सिर्फ डाटा, जो डाटा होगा या कोई विद्वान का नाम होगा उसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि देखने में आसान होगा, ठीक है। बाकी लोग जो मटेरियल लेना चाह रहे हैं 9044636324 पे आप हमें कॉल करके मटेरियल मंगा सकते हैं। नोट्स जो GS1 से लेके GS4 तक का पूरा सिलेबस कवर किया गया है मटेरियल के फॉर्म में। जो सेल्फ स्टडी करना चाहें, जो सेल्फ स्टडी नहीं करना चाह रहे हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से जो क्लास लिया जा रहा है वही सारे सिलेबस को फैब तक कंप्लीट किया जाएगा, वो भी जोड़ सकते हैं आप। हम पे हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, 9044636324 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला कि हमने कल छोड़ा था कहाँ पे कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट क्या है। पहला परिभाषा ही हमने बोला था कि परिभाषा जानना है। अगर पूछ ले कि क्या मौलिक अधिकार क्या है या परिभाषा बताइए, तो मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं, वो अधिकार हैं जो व्यक्ति के, जो व्यक्ति के भौतिक भौतिक एवं नैतिक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। साथ ही साथ, साथ ही साथ इसको संरक्षण, संरक्षण प्राप्त है। किसके द्वारा संरक्षण प्राप्त है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये हमने फ्रीडम फंडामेंटल राइट का परिभाषा बताया था। फंडामेंटल राइट के बारे में आज इससे पहले प्रियम्बल खत्म कर दिए हैं, और उसके फंडामेंटल राइट में यहाँ पे हम मेंस और प्री के बारे में बात करेंगे, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला परिभाषा तो हमको आना चाहिए कि मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य हैं या आवश्यक हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। ये फंडामेंटल राइट होगा। हमने ये बताया था पिछले जो छोड़ा था कि फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया था, तो यूएसए से लिया गया था, ठीक है, फंडामेंटल राइट। और ये संविधान के भाग 3 में है। कहाँ पे, भाग 3 में है। और 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का ये फ्रीडम फंडामेंटल राइट की बात कही गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि भारत में अधिकार कितने प्रकार के पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन मेंस में उठ सकता है कि भारत में अधिकार कितने प्रकार के हैं। तो एक तो हम लोग जानते हैं फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार पाया जाता है। एक होता है संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, ठीक है, संवैधानिक अधिकार। और एक होता है विधिक अधिकार, और एक होता है मानव अधिकार। तो हम 4 तरीके के अधिकार पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में हमने बताया कि मौलिक अधिकार भाग 3 में पाए जाते हैं, और 12 से 35 आर्टिकल के बीच में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। और इस मौलिक अधिकार को विशेष संरक्षण प्राप्त है, और परिभाषा दे सकते हैं इसका, ठीक। यहां तक बात समझ में आई। अब आगे आते हैं कि संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं। तो जो भाग 3 के अतिरिक्त संविधान में जो दिए गए हैं वो संवैधानिक अधिकार होंगे। बात समझो, भाग 3 में जो दिया गया है वो मौलिक अधिकार होगा, संवैधानिक अधिकार होगा भाग 3 से बाहर। जैसे संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार को हटा के कहां रख दिया गया, वो भाग 3 से बाहर रख दिया गया, आर्टिकल 300A में रख दिया गया। तो पहले तो वो मौलिक अधिकार था, लेकिन अब क्या हो गया, वो संवैधानिक अधिकार बन गया। बात समझ में आया। तीसरा हम अधिकार बताया विधिक अधिकार। विधिक अधिकार का मतलब क्या है
कि संविधान में उसका जिक्र नहीं है, संविधान में कहीं ना कहीं उसका जिक्र नहीं है। संसद क्या करे, कानून बना के, कोई भी संसद क्या करे, संसद कानून बना के अधिकार दे, वो विधिक अधिकार होगा। क्लियर यहाँ पे? जैसे एग्जाम्पल के रूप में मातृत्व अवकाश का अधिकार जो संसद ने कानून बना के दिया है, वो अधिकार कैसा होगा, विधिक अधिकार होगा। लास्ट वन क्या है, मानव अधिकार। तो मानव अधिकार वो अधिकार हैं जो मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं, और दुनिया में कहीं भी हो, किसी देश का नागरिक हो चाहे ना हो, वो मानव होने के नाते जो अधिकार उसको प्राप्त हैं, वो अधिकार हमारे क्या हैं, मानव अधिकार कहलाते हैं। तो आई थिंक समझ गए होंगे कि भारत में अधिकार 4 तरीके के होते हैं, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार और मानव अधिकार। ठीक, इस पे हम क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा मानव अधिकार के बारे में बात करते हैं। तो मानव अधिकार की परिभाषा क्या है, वे अधिकार जो व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त है और ये मानवीय गरिमा का जीवन जीने के लिए जरूरी है। मानव को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है ये मानव अधिकार, ठीक है। और व्यक्ति इनका दावा करता है, व्यक्ति इन अधिकारों को क्या करता है, दावा करता है, भले वो संविधान या कानून उसे स्वीकार करे या ना करे, लेकिन व्यक्ति क्या करेगा, दावा करेगा। और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ये अधिकार मानव के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये मानव अधिकार के बारे में हुआ। ठीक, अब आ जाते हैं कि मौलिक अधिकार के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखो, मौलिक अधिकार को संविधान ने 3 रूपों में विशेष संरक्षण दिया है। मौलिक अधिकार को संविधान ने 3 रूपों में विशेष संरक्षण दिया है। पहला क्या, कि मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन हो तो व्यक्ति सीधे क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। पहला, तो मौलिक अधिकार को संविधान 3 रूप से विशेष संरक्षण देता है, और वो 3 रूप से विशेष संरक्षण मीन्स के लिए आपको याद रखना है, प्री के लिए भी याद रखना है। तो मौलिक अधिकार का अगर कभी उल्लंघन हो तो सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं। और मौलिक अधिकार में संशोधन सदैव जब भी होगा वो विशेष बहुमत के आधार पे ही होगा, ठीक है, साधारण बहुमत के आधार पे नहीं होगा। तो मौलिक अधिकार को अगर चेंज करना है, संशोधन करना है, तो इसको कठोर बनाया गया है, ठीक है ना। और मौलिक अधिकारों का निलंबन विशेष प्रक्रिया और विशेष परिस्थिति में ही किया जा सकता है। समझ रहे हो, 3 बातें संविधान में विशेष संरक्षण दिया गया कि हम अगर उल्लंघन हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और मौलिक अधिकार का संशोधन हमेशा विशेष बहुमत से होता है, और विशेष प्रक्रिया और विशेष परिस्थिति में मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है, निलंबन किया जा सकता है। ठीक, तो मौलिक अधिकार की विशेषताएं क्या हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट की विशेषताएं क्या हैं। तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट असीमित नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई सीमा नहीं है, इस पे क्या किया गया है, सीमा लगाया गया है, असीमित नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि संविधान एक हाथ से अधिकारों को देता है तो दूसरे हाथों से उसे वापस ले लेता है। ये एक क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन होगा तो उसका जिक्र करेंगे, तो कैसे करेंगे, दिमाग खोलना है कि एक हाथ से देता है मतलब कि मौलिक अधिकार का जितना आप है 6 पिलर, वो 6 पिलर के बारे में बात करेंगे, साथ में बताएंगे कि साथ में ये असीमित नहीं है। तो उसके बाद जितने अपवाद हैं, अपवाद जो 6 पिलर के हैं वो अपवाद लिख जाएंगे, तो आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाए कि एक हाथ से लेता है, एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ से ले लेता है, ठीक है। उसको सोचेंगे, आपको सोचना है। तो असीमित नहीं है, मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, जबकि प्रियम्बल क्या पढ़ा था, प्रियम्बल अपरिवर्तनीय है। डीपीएसपी या नीति निर्देश तत्व, ये दोनों अपरिवर्तनीय है, प्रियम्बल और डीपीएसपी, ठीक है। तो मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, इसको सुप्रीम कोर्ट बाध्य कर सकता है शासन को या सरकार को लागू करने के लिए, ठीक है। मौलिक अधिकारों का स्वरूप कैसा है, नकारात्मक है। जितने मौलिक अधिकार हैं वो उसका स्वरूप कैसा है, नकारात्मक है, ठीक है। कुछ मौलिक अधिकार भारत में केवल नागरिकों को मिला है, जबकि कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों और विदेशी दोनों को मिला है।
फिर से विशेषता देखो, पहला विशेषता है कि असीमित या निरपेक्ष नहीं है। दूसरा, मौलिक अधिकार का प्रवर्तनीय है, परिवर्तन में लाया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। तीसरा क्या है विशेषता, मौलिक अधिकार का स्वरूप कैसा है, नकारात्मक है। और कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को, भारत में जो भारतीय हैं केवल भारतीयों को प्राप्त है, केवल नागरिकों को प्राप्त है, जबकि कुछ मौलिक अधिकार हैं जो नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे प्री में पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से केवल नागरिक को प्राप्त है। तो देखो 15 दूना 30, 15 दूना 30, तो 15 ये स्टार्ट करो 30, ठीक है, और 15 से एक आगे बढ़ो 16, तो 30 से एक नीचे आओ 29, और बीच में बस एक 19 जोड़ दो। ये 5 हैं केवल नागरिकों को प्राप्त, केवल नागरिकों को प्राप्त है। कैसे याद रखेंगे कि 15, 15 दूना 30, ठीक है, 30 से तो 15 से एक आगे बढ़ो 16, और 30 से एक कम आओ 29, और उसके बाद बीच में एक 19 जोड़ दो, ठीक है। ये 5 हैं केवल नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त हुए हैं वो आर्टिकल कौन है, 14 है, 20 है, 21 है, 21A है, और 22 से लेके 28 तक का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आर्टिकल का। कुछ अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध हैं, राज्य के क्या है, विरुद्ध हैं, जबकि कुछ अधिकार राज्य और निजी व्यक्ति के विरुद्ध हैं। ये भी क्वेश्चन प्री में पूछा जा सकता है, और ये विशेषता है। तो कुछ राज्य के विरुद्ध हैं, तो राज्य के विरुद्ध कौन आर्टिकल बोलता है, 15 और 16, ठीक है। वैसे निजी व्यक्ति के विरुद्ध में 17 और 24 है, आर्टिकल 17 और 24 है। तो मौलिक अधिकार की विशेषता में हमने बताया कि एक असीमित है, ये मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, नकारात्मक रूप स्वरूप को धारण किए हुए है, कुछ विशेष केवल नागरिकों को मिला है, कुछ नागरिकों और विदेशी दोनों को प्राप्त है, आर्टिकल बता देंगे, कुछ केवल राज्य के विरुद्ध है और कुछ निजी व्यक्ति के विरुद्ध है, वो आर्टिकल के साथ बता देंगे। तो ये विशेषता हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कि मूल संविधान में हमारा कितने प्रकार के अधिकार पाए गए, 7 प्रकार के पाए गए। कितने, 7 प्रकार के, ठीक है। लेकिन 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 44वें संविधान संशोधन में जो आर्टिकल 19F और आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया, और वो भाग 12 में चला गया। भाग 3 से कहां से हटाया, भाग 3 से हटा के हमने 12 में भेज दिया संपत्ति के अधिकार को। वो अब संवैधानिक अधिकार हो गया, ना कि फंडामेंटल राइट रह गया। और किस में वर्णित किया गया है, तो आर्टिकल 300A में वर्णित किया गया है। बात समझ में आया, मूल संविधान में। तो ये बात यहाँ पे याद रखना कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो भाई भाग 3 में था तो उसको हटा के कहा, कौन से भाग में भेजा गया, 12वें भाग में। और कौन सा आर्टिकल के तहत आ गया, आर्टिकल 300A की तहत संवैधानिक अधिकार में आया, न कि फंडामेंटल राइट में। ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखो, 46वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 46वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में हुआ था। भाग 3 में एक और जोड़ दिया गया आर्टिकल, और वो आर्टिकल क्या था, 21A। 21A में क्या था, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन को जोड़ दिया गया। कब, 46वें संविधान संशोधन में। और प्री में पूछे जाने वाले दोनों फैक्ट हैं, जबकि हमें मेंस में तार्किक रूप से करने में कहीं ना कहीं हेल्प मिल सकता है, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हो, ठीक। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हमारे मौलिक अधिकार जो 7 थे, अब 7 से घट के कितने हो गए, 6। संपत्ति का अधिकार बताया कि 44 संविधान संशोधन में कहां से किस भाग में चला गया, कमेंट करके बताओ। समानता का अधिकार, पहला क्या है, समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार कहां से लेके है, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार कहां से लेके, 19 से लेके हमारा 22 तक का है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार कौन से हैं, आर्टिकल 23 और 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, 25, 26, 27 और 28, मतलब 25 से लेके 28 तक का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार हमें किस आर्टिकल के तहत मिलता है, 29 और 30 के तहत मिलता है। और छठा है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, किस आर्टिकल में मिलता है, 32 में मिलता है। तो हम मौलिक अधिकार के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक। ये 6।
6 एकदम दिमाग पे बैठना चाहिए, 6 के 6। अगर नहीं है तो आज ही रट के खत्म करो आर्टिकल के साथ। ठीक, अब देखो कि आर्टिकल के बारे में बात करना है। अब 12 से हम 35 तक आर्टिकल जाते हैं और उसके बीच में क्वेश्चन जो प्री में बन सकते हैं। तो 12 आर्टिकल क्या बोलता है, 12 आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। आर्टिकल 12 में क्या किया दिया गया है, तो राज्य की परिभाषा। और राज्य की परिभाषा में कौन कौन आता है, तो एक केंद्र का विधानमंडल और सरकार जो है वो राज्य पर की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। प्रांत का विधानमंडल और सरकार किसके अंतर्गत आएगा, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। जो स्थानीय संस्थाएं हैं, जो पीआरआई है, पंचायती राज इंस्टीट्यूट, वो सारे किस में आएंगे, राज्य की परिभाषा में आएंगे। तो जो भी गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर स्टेट हो, सेंटर हो, वो तीनों लेवल की सरकार हमारा क्या है, वो राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक, समझ में आया। आर्टिकल 13 क्या बोलता है, अनुच्छेद 13 बोलता है कि भैया संसद कोई कानून ऐसा नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कम करता हो या समाप्त करता हो। और यही सुप्रीम कोर्ट को ताकत भी देता है। यही आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को ताकत देता है कि अगर कोई संसद फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में कोई कानून बना दे तो उसको क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो साफ साफ आर्टिकल 13 में बोला गया कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट को कम करता हो या समाप्त करता हो। ठीक, ये 13 में बोला गया। अब आया कि मौलिक अधिकार संशोधनीय है कि नहीं, ये बवाल चला। ठीक है, मुद्दा चला कि भैया मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं। और ये मालूम है कि ये अधिकार बेसिकली ना, आगे चलेंगे तो और देखेंगे, जब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में के बीच में लड़ाई हो रही थी संपत्ति के अधिकार को लेके, तब ये चला था। भूमि परिवर्तन के या ये बोलते हैं भूमि के संरक्षण के लेकर चला था। ठीक है, तो उसमें ये विवाद आया था। तो मौलिक अधिकार संशोधनीय है कि नहीं है। अब देखो, याद रखेंगे कि भैया जो शक्कर था वो सज्जन था, गोल था। जो शक्कर है, याद रखने का तरीका है, जो शक्कर था वो शक्कर कैसा दिखता है भैया, सज्जन दिखता है, गोल दिखता है। ठीक है, और केशव भाई ने उसको गोल दिखने के लिए, उसको पीसने के लिए मिल में ले गए। तो शक्कर, याद करने का तरीका है, अपना कोई भी बना लो, अपना बना लो जैसे भी हो, लेकिन हमने जो बनाया कि शक्कर सज्जन दिखता है, गोल दिखता है। क्या, शक्कर सज्जन दिखता है, गोल दिखता है, और केशव भाई उसको मिल में ले जाके पीस दिए थे। तो अब हम ये मौलिक अधिकार के जितने हमारे फंडामेंटल राइट संशोधनीय है कि नहीं है वो बात कर लें। तो शंकरी प्रसाद का ईयर याद रखना, 1951 में बोला था कि संशोधन किया जा सकता है मौलिक अधिकार में। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में बोला क्या गया था कि संशोधन किया जा सकता है। सज्जन सिंह ने भी बोला था बनाम राजस्थान राज्य 1965 में बोला था कि हाँ भैया संशोधन किया जा सकता है। लेकिन गोलकनाथ भैया गोल थे, वो गोल का मतलब कि नो, जीरो, नो। गोलकनाथ ने बोला था 1961 में कि नहीं, ये नहीं किया जा सकता संशोधन, मौलिक फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ पूछा जाता है कि भविष्य लक्ष्य अध्यारोहण का सिद्धांत किसने दिया था, तो गोलकनाथ बनाम गोलकनाथ किस में दिया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ पर्सपेक्टिव ओवर रूलिंग किसने दिया था, ये गोलकनाथ ने दिया था। ठीक है, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973, सॉरी, ठीक है, 1973 में बोला था कि संशोधन किया जा सकता है। तो ऊपर के दो लोग बोले थे कि संशोधन किया जा सकता है। गोलकनाथ ने बोला था 1961 में आके कि नहीं संशोधन किया जा सकता है, लेकिन केशवानंद भारती ने बोला कि संशोधन तो किया जा सकता है मौलिक अधिकार में, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको लेके संसद संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। फिर से मिनर्वा मिल्स आया 1980 में, उसने भी दोहराया कि हाँ, केशवानंद में भारती में जो बोला गया है वो सही है, संशोधनीय है फंडामेंटल राइट, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के। ठीक, तो ये क्वेश्चन आए मेंस में तो लिख सकते हैं।
तो अब हम निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि संशोधनीय है कि नहीं, तो वर्तमान स्थिति ये है कि फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है, जो 1973 के केस में देखा केशवानंद भारती में, ठीक है। लेकिन मौलिक स्ट्रक्चर को, फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर को या मूल ढांचा को संशोधन नहीं किया जा सकता है। और जब संशोधन होगा वो विशेष बहुमत से किया जा सकता है, हमेशा विशेष बहुमत से ही होगा। ये निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा पहला पिलर, चलते हैं अधिकार में, फंडामेंटल राइट के अधिकार में समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार में हमने बताया कि समानता का अधिकार 14 से 18 है। कहां से? आर्टिकल 14 से 18। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है? आर्टिकल 14 बोलता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समानता और विधियों या कानून के समान सुरक्षा से वंचित नहीं करेगा। कहने का मतलब दो चीजें हैं कि विधि के समक्ष समानता 14 बोलता है, विधि के समक्ष क्या है? समानता, ठीक। और दूसरा क्या बोलता है इसमें कि विधि के समान संरक्षण की बात करता है। मतलब 14 आर्टिकल 14 दो बातें करता है कि विधि के समक्ष समानता, ठीक है, और विधि के समान संरक्षण की बात करता है, ठीक है। उससे कोई भी राज्य, ठीक है, किसी व्यक्ति को क्या कर सकता है? वंचित नहीं कर सकता है इन दोनों से। ये 14 बोलता है, ठीक है। अब आ जाओ भैया कि विधि की समक्ष समानता का मतलब क्या है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समानता क्या? विधि के समक्ष समानता। देखो क्लियर बात है, ये दिमाग में बैठा लेना। समानता जो हम झेले हैं वही बता रहे हैं आप लोग को भी। समानता का अधिकार बोले तो ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 14 लिख के छोड़ दोगे। समानता का अधिकार अगर बोले तो 14 से 18 आपको लिखना है। अगर क्रिटिकली इवेल्युएशन के बोले दे, क्रिटिकली इवेल्युएशन के लिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन के लिए, विश्लेषण करने के लिए बोल दे, तो आपको इस समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में जितने अपवाद हैं वो भी याद होने चाहिए। और उन अपवाद को जब यूज कर जाओगे आलोचना के रूप में, तो ये क्रिटिकली इवेल्युएशन हो जाएगा या विश्लेषण हो जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि विधि के समक्ष समानता की बात है। हम 14 आर्टिकल 14 के पहले पार्ट की बात कर रहे हैं कि विधि के समक्ष समानता की बात। तो विधि के समक्ष के समानता जो है वो एक नकारात्मक अवधारणा है। क्या है? नकारात्मक अवधारणा है। इसका अर्थ क्या है? विधि के समक्ष समानता का मतलब कि किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं है, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं है। ये विधि के समक्ष समानता की बात का मतलब है कि किसी को विशेषाधिकार नहीं है। और विधि के समक्ष समानता की बात ब्रिटेन के डायसी ने विचार दिया था। ये ब्रिटेन से लिया गया है विधि के समक्ष समानता। प्री का बात हो गया, कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। और विधि के समक्ष समानता का मकसद क्या है? कानून का शासन स्थापित करना। तो पहला बताया कि भैया विधि के समक्ष समानता में ये नकारात्मक अवधारणा है, पहली बात। दूसरी बात है किसी को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा इसमें। तीसरी बात है कि इसका मकसद है कि कानून का शासन स्थापित करना। और विशेषाधिकार का मतलब क्या है कि विभेद का एक रूप है। विशेषाधिकार क्या है? एक विभेद का रूप है। दो प्रकार का विशेषाधिकार हो सकता है। एक सबल के पक्ष में विभेद हो जिसे विशेषाधिकार बोलते हैं, सबल के पक्ष में, और एक निर्बल के पक्ष में क्या हो? विभेद हो, तो उसको सकारात्मक या संरक्षणात्मक विभेद बोलते हैं। मेरी बात समझो, विशेषाधिकार का दो रूप हो सकता है। एक तो हो सकता है कि सबल जो बलवान है सब स्थिति में देखें हैसियत के रूप में वो विशेषाधिकार है। तो हमारा संविधान सबल के पक्ष में जो विभेद है उस विशेषाधिकार को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन निर्बल के पक्ष में जो वंचित वर्ग है उनके पक्ष में विशेषाधिकार को वो सकारात्मक या संरक्षणात्मक रूप में स्वीकार करता है। बात समझ गए मेरी बात, ठीक है, अच्छी बात है। विधियों का समान संरक्षण की बात करें। विधियों का समान संरक्षण की मतलब क्या है? जो इससे पहले पढ़े थे, क्या? विधि के समक्ष समानता,
आर्टिकल 14 का पहला पार्ट। और दूसरा विधियों के समान संरक्षण, इसमें सकारात्मक अवधारणा लिया गया है। सकारात्मक अवधारणा का मतलब है कि समान परिस्थिति में समान व्यवहार करना, अर्थात समान परिस्थिति में कानूनों को समान रूप से लागू करना। ऐसा नहीं है कि अगर कोई समान परिस्थिति है तो किसी के लिए कानून अलग हो और दूसरे विशेषाधिकार के लिए कानून अलग हो। चाहे विशेषाधिकार वर्ग हो या सबल हो, चाहे दुर्बल हो या निर्बल हो, उनके एक समान अगर परिस्थिति है, उन दोनों के लिए हमारा क्या है, कानून समान रूप से लागू होगा। इसी को अनुपातिक समानता पे आधारित है, अनुपातिक समानता पे आधारित है। ठीक है, ये विधियों का समान संरक्षण अनुपातिक समानता पे आधारित है। यह अमेरिका से लिया गया है, जबकि हम इससे पहले बताए थे कि विधि के समक्ष समानता कहां से लिया गया था, ब्रिटेन से, और डाइसी ने इस विचार को दिया था। जबकि विधि के समान संरक्षण कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। और इसका मतलब है, विधि का समान संरक्षण का मतलब है कि समान परिस्थिति में कानूनों को समान रूप से लागू करना, और ये अनुपातिक समानता पे आधारित है। ठीक, अब आ जाओ आर्टिकल 15 के बारे में। 14 तो पढ़ लिए, ठीक है, 2 पार्ट था, वो 2 पार्ट पढ़ने के बाद आर्टिकल 15 आ गया। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, ये बोलता है कि राज्य अपने नागरिकों के बीच में, कौन किसके खिलाफ है, राज्य अपने नागरिकों के बीच में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, निवास, जन्म स्थान के आधार पे या सार्वजनिक स्थलों पे भेदभाव नहीं करेगा। डिस्क्रिमिनेशन के लिए मनाही करता है आर्टिकल 15। और कौन किसके अगेंस्ट में है, तो राज्य के में। लेकिन यहाँ पे अपवाद है। अपवाद क्या है, 15 में भैया 5 जोड़ लो, 15 में 5 है तो 5 अपवाद लिखोगे। 5 अपवाद है। महिलाओं के लिए हम भेदभाव कर सकते हैं, बच्चों के लिए कर सकते हैं, अनुसूचित जाति के लिए कर सकते हैं, जनजाति के लिए कर सकते हैं, ओबीसी के लिए, कोई अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है। ठीक, अब आ जाओ कि जो 93 संविधान संशोधन था वो कब हुआ था, 2005 में हुआ था। 93वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2005 में हुआ था। उसमें आर्टिकल 15 सब क्लॉज क्या जोड़ा गया था, 5 जोड़ा गया। जबकि 103वां संविधान संशोधन में 15 सब क्लॉज 6 जोड़ा गया, EWS वाला। तो ये क्लियर कट बैठाना कि 93 में मैच करने के लिए दे देगा। तो जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़े, क्यों फालतू के इधर उधर सोचें। तो जो 93वां संविधान संशोधन था 2005 में, उसके अंतर्गत 15 सब क्लॉज 5 जोड़ा गया। और ये क्या बोलता है कि पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं, चाहे सरकारी हो या निजी हो, दोनों की बात करता है, शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इसका एकमात्र अपवाद अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान होगा। तो कौन अपवाद होगा, अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान में आरक्षण हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन बाकी इसको छोड़ के सरकारी या निजी दोनों शिक्षण संस्थाओं में विशेष प्रावधान किया जा सकता है। और 2006 में संसद ने क्या किया कि इस अधिकार का प्रयोग किया और उच्च शिक्षा संस्थान, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006 लेकर आया, अर्थात नामांकन में आरक्षण 2006 पारित किया गया। कहने का मतलब सीधे सीधे सोचो समझो कि 15 सब क्लॉज 5 में ये बोला गया कि पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में क्या किया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन अपवाद ये है कि अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान इसमें शामिल नहीं होंगे, उनमें आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तो ये अपवाद जरूर याद रखना। और इसके तहत संसद ने 2006 में एक एक्ट लेके आया जिसको नामांकन में आरक्षण 2006 एक्ट बोला जाता है, वो पारित किया। ठीक है, और आरक्षण दिया शिक्षण संस्थाओं में। ठीक, अशोक कुमार, एक केस स्टडी है इसी पे। केस स्टडी किसका, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 में आया और वो 15 सब क्लॉज 5 को चुनौती दिया गया।
क्या दिया गया, चुनौती दिया गया। तो किस में दिया गया, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 में। इसमें विरोधियों ने 93वां जो संविधान संशोधन हुआ और जिसमें आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 जोड़ा गया, उसको चुनौती दिया। लेकिन अशोक कुमार ठाकुर केस में ये न्यायालय का निर्णय ये रहा कि जो आरक्षण दिया गया है शिक्षण संस्थाओं में, वो आरक्षण सही है। तो आरक्षण के पक्ष विपक्ष में जब भी हो तो इस केस स्टडी को यूज कर सकते हैं। ठीक ठीक। या प्री में क्वेश्चन अगर टफ ऐसे नहीं पूछता है, लेकिन अगर टफ बोले तो कहे कि 15 कौन से वाद में 15 सब क्लॉज 5 को चुनौती देने के बाद उसको आरक्षण सही माना उसके तहत, तो अशोक कुमार ठाकुर केस में माना। ठीक है। अब देखो आर्टिकल 16 क्या बोलता है। 15 देख लिए, 14 देख लिए, 15 देख लिया। अब 16 क्या बोलता है कि आर्टिकल 16 बोलता है कि राज्य के अधीन जो नियोजन है या रोजगार नियोजन है उसमें अवसर की समानता होगी। क्या बोला कि आर्टिकल 16 के अंदर राज्य के अधीन जितने नियोजन हैं या रोजगार है या नौकरी है उसमें अवसर की समानता होगी। ऐसा नहीं होगा कि नागरिकों के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, निवास, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किया जाए। किसमें, नियोजन में या नौकरी में अवसर की समानता होगी। ये किसमें बोला गया, आर्टिकल 16 में बोला गया। ठीक। लेकिन आर्टिकल 16 के 3 अपवाद हैं। 3 अपवाद क्या क्या हैं। एक है संसद कानून बनाकर किसी क्षेत्र में निवास को उस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने की शर्त बना सकता है। कहने का मतलब है कि संसद ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा क्षेत्र है वहां पे निवास को डोमिसाइल अनिवार्य कर दे उस क्षेत्र के लिए, स्पेसिफिक क्षेत्र के लिए, कि आपके पास डोमिसाइल होगा या निवास प्रमाण पत्र होगा तभी आप उसमें रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है। तो पहला अपवाद। दूसरा अपवाद क्या है कि धार्मिक संस्थाओं में संबंधित पद, जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे संबंधित पद में धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। कि जो भी धार्मिक संस्था है, मान लो एक्स धर्म से रिलेटेड है, तो वो एक्स धर्म से संबंधित पद उनके अनुयायियों के लिए ही आरक्षित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वाई धर्म का कोई आके यहाँ पे वो वहां पे अनुयायी बन जाए। ठीक है। तो धर्म विशेष के अनुयायियों के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं धार्मिक संस्थाओं में। दूसरा अपवाद। तीसरा अपवाद क्या है कि नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। तो जो ओबीसी है, किसी नागरिक किसी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है 16 में। ठीक है। तो 3 तरह के अपवाद बोला कि क्षेत्र डोमिसाइल को क्या कर सकते हैं, लागू कर सकता है संसद कानून बना के। दूसरा बात कि धार्मिक संस्थाओं में उस धर्म के अनुयायियों के लिए आरक्षण हो सकता है। तीसरा क्या कि ओबीसी के लिए विशेष प्रावधान बनाया जा सकता है या पिछड़े वर्ग के लिए बनाया जा सकता है। ठीक है। ये 3 अपवाद हैं 16 का। 16(4) में सब क्लॉज में क्या बोला गया कि पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, अर्थात आरक्षण दिया जा सकता है। कौन से, आर्टिकल 16(4) में बोला गया। और वही 16(6) में 103 संविधान संशोधन में ईडब्ल्यूएस की बात कही गई है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो 16(4) में पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है या आरक्षण किया जा सकता है, इसमें रखा गया। तो पहला पूछा जाएगा कि कालेलकर आयोग कब आया था। तो कालेलकर आयोग आया था 1953 में और ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग था। फर्स्ट ओबीसी आयोग या कमीशन कौन बना था, तो कालेलकर आयोग बना था, कमीशन बना था। लेकिन ये इसके सुझाव जो भी दिया गया उसे लागू नहीं किया गया। कब बना था, 1953। तो ये याद रखना, प्री फैक्ट है। 1979 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना जिसको हम लोग बहुत अच्छे से नाम से जानते हैं, मंडल आयोग। कब बना था, 1979 में। ये टाइम याद रखना, कब बना था, 1979 में। क्या किया, जब बना था मंडल आयोग तो उसने जाति के आधार पे वो 27% आरक्षण का सिफारिश किया था और साथ ही साथ उसने 3000 जातियों की सूची प्रस्तुत की थी। मंडल आयोग ने जब अपना रिपोर्ट दिया तो 27% आरक्षण ओबीसी के लिए सिफारिश की और 3000 ऐसी जातियों का सूची प्रस्तुत किया था जिनको आरक्षण रिक्वायर्ड था।
तो 1990 तक आते आते आरक्षण हमारा शेड्यूल कास्ट के लिए 15% आरक्षित हो गया, एसटी के लिए कितना 7.5% और ओबीसी का 27% सरकार ने स्वीकार कर लिया, अर्थात मंडल आयोग का जो सिफारिश दिया गया था 27%, उसे क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। फिर क्या हुआ कि जब 90 तक ये आया तो 91 में एक और घटना घटी। 1991 में इकोनॉमिकली बैकग्राउंड जो बैकवर्ड क्लास था उसके लिए 10% आरक्षण नरसिंह राव ने आरक्षण दे दिया, जो कांग्रेस के नेता थे। कब दे दिया था? 1991 में। ईडब्ल्यूएस के लिए कर दिया था, तो फिर बवाल तो होना ही था। यहां पे देखो 90 तक आरक्षण हमारा क्या, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% था, और 91 में नरसिंह राव ने आरक्षण दे दिया 10% ईडब्ल्यूएस को। ठीक है, तो फिर बवाल हुआ, और वो बवाल ये गया केस स्टडी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। कब हुआ था? 1994 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। जब भी आरक्षण की बात करा जाए, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के बिना नहीं किया जा सकता है। तो जब 1991 में बवाल हुआ कि 10% है और बढ़ा दिया गया ईडब्ल्यूएस के लिए, तो इंदिरा साहनी केस में क्या बताया गया कि आरक्षण का पक्ष लिया कि भैया जो एससी एसटी ओबीसी के लिए जो आरक्षण 1990 में गवर्नमेंट दे रही है वो समानता के विरुद्ध नहीं है, पहली बात। ठीक है, दूसरा बात ये बोला इंदिरा साहनी केस ने कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भारत में सामाजिक पिछड़ापन ही मुख्य है, अतः जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है। तो सामाजिक पिछड़ापन है, मुख्य है, इसलिए जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है। दूसरी बात बोली। तीसरी बात ये बोला इंदिरा साहनी केस में कि पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा। किसमें बोला था? जब प्रमोशन हो उसमें आरक्षण लागू नहीं होगा, ये इंदिरा साहनी केस में बोला गया। चौथा बोला कि जो ओबीसी हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उसमें साधन संपन्न को या क्रीमी लेयर जो हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट कि आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी होगी? 50% होगी। क्या होगी? 50% होगी अधिकतम सीमा। और इसी आधार पे जो 16/4 की बात बोला गया था में बवाल होते होते 1991 में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण जो लाया गया था उसको खारिज कर दिया, क्योंकि वो 50% से ऊपर जा रहा था। ठीक है, और छठा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आरक्षण व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। किसमें बोला गया? इंदिरा साहनी केस में बोला गया। तो 6 बातें बोली गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंदिरा साहनी केस में कि भैया जो आरक्षण है वो समानता के विरुद्ध नहीं है। दूसरा है कि सामाजिक जो पिछड़ापन है वो जाति का आधार बन सकता है। तीसरा ये बोला कि प्रमोशन में या पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा। चौथा बोला कि क्रीमी लेयर, ओबीसी में जो क्रीमी लेयर है उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। पांचवा क्या बोला गया कि आरक्षण का अधिकतम सीमा कितना होगा? 50% से अधिक नहीं हो सकता है। और छठा क्या बोला गया भैया? छठा बोला गया कि आरक्षण की जो व्यवस्था है उसका न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक, तो वेरी इंपॉर्टेंट केस, जो आपको ये 6 पॉइंट याद रखना है। अब आया रिजर्वेशन इन प्रमोशन, पदोन्नति में आरक्षण की बात। तो 2 संशोधन किया गया। एक, जब इंदिरा साहनी ने बोल दिया कि आरक्षण में पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाए, तो संसद ने 77वां संविधान संशोधन लेके आया 1995 में, और उसके तहत 16(4)A जोड़ा आर्टिकल, और इसमें लिखा क्या गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। कौन से संविधान संशोधन में? 77वां। और इंदिरा साहनी के केस बताया कि नहीं दिया जा सकता है उसमें, लेकिन संविधान संशोधन हुआ 77 में। कुछ साल के बाद 95 के बाद 2001 में 85वां संविधान संशोधन आया,
और उसमें बोला कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए पदोन्नति में आरक्षण किया जाएगा, लेकिन लेकिन जो वो परिणामी ज्येष्ठता के नियम के आधार पे किया जाएगा। 77 में भी बोला गया और आर्टिकल 16(4)(a) जोड़ दिया गया और इसमें लिखा गया कि अनुसूचित जाति और SC और ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। 85 में उसी बात को दोहराया गया, लेकिन एक बात और जोड़ दिया गया कि परिणामी ज्येष्ठता का नियम रूल ऑफ कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी के रूप में दिया जाएगा। अर्थात परिणामी ज्येष्ठता क्या होता है कि पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था जो SC हैं, SC और ST, उनको सदस्य में ज्येष्ठता सीनियरिटी के आधार पे क्या दिया जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा। यही परिणामी ज्येष्ठता का नियम है कि सीनियरिटी के आधार पे SC और ST में क्या दिया जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा। ये था 77वां और 85। अब इस पे भी एक विवाद आया, तो फिर केस स्टडी आया। कौन सा केस स्टडी आया? M नागराज बनाम भारत संघ 2001 में। और किसको चुनौती दिया गया? 77वां और 85वां में जो 16(4)(a) है उसको चुनौती दिया गया इस केस में। तो सुप्रीम कोर्ट में M नागराज वाले केस में बोला कि भैया आर्टिकल 16(4)(a) सही है। क्या है? सही है, लेकिन शर्त लगा दिया। क्या शर्त लगा दिया? कि पदोन्नति में तो आरक्षण किया जा सकता है, लेकिन तब भी कर सकते हो जब तक पिछड़ापन का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, ऐसा आपको डाटा दिखाना हो। और दूसरी बात है कि प्रशासनिक दक्षता संबंधित तथ्यात्मक आंकड़े आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी जाके आप आरक्षण दे सकते हो। अर्थात कहने का मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो यूपी में 200 पद है सचिवों का, मान लेते हैं। तो 200 पद है, तो 200 पद में सुप्रीम SC की जनसंख्या कितना है, आरक्षण कितना है? 15%। तो सचिव का कितना होना चाहिए? 30 पद होना चाहिए। 15% निकालोगे तो 30 पद अगर होता है किसी यूपी में सचिव SC के 30 लोग हैं, तो इसमें आरक्षण हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन वहीं अगर सचिव मान लो 30 की बजाय कितने हैं? 30 की बजाय सिर्फ 5 ही हैं, 30 के बजाय सिर्फ 5 ही हैं, तो 25 तो कम है। तो फिर यहाँ पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। और ये किस आधार पे दिया जाएगा? जब आंकड़ा प्रस्तुत करोगे तभी। ऐसा नहीं है कि हमेशा दिया जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे। तो M नागराज केस देख लिया, ये आरक्षण से रिलेटेड था, मतलब आरक्षण में भी प्रमोशन से। तो अब आ जाते हैं कि भैया आरक्षण का मूल्यांकन करें कि आरक्षण सही है कि गलत है। तो आरक्षण के विपक्ष में जाते हैं, तो विपक्ष में बोला जाता है कि आरक्षण व्यवस्था जो है वो संविधान में जो समानता का अधिकार दिया गया है उसके विरुद्ध है। पहला विपक्ष ये बोलता है। दूसरा विपक्ष में ये बोला जाता है कि आरक्षण के कारण योग्यता का क्या होता है? उपेक्षा की जाती है। योग्य आदमी नहीं आ पाते हैं आरक्षण के कारण, तो योग्यता का क्या होता है? उपेक्षा होती है, जिसके कारण हमारा जो सेवाएं हैं, प्रशासनिक सेवाएं हैं, उसमें गुणवत्ता क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाती है। और फाइनली क्या हो जाता है? देश का विकास बाधित हो जाता है। जब योग्य प्रशासक नहीं आ रहेगा तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। दूसरा विपक्ष दिया गया। तीसरी बात ये बोला गया कि व्यवहार में भारत में आरक्षण व्यवस्था इस तरह से चलता है, जो वाकई में वंचित ग्रुप हैं, जिनको आरक्षण का रिक्वायरमेंट है, उनको नहीं मिलता है। लेकिन पिछड़े वर्ग में जो अभिजात वर्ग हैं, उस पिछड़े वर्ग में भी जो अभिजात वर्ग हैं, वही आरक्षण का फायदा उठाते हैं, और जिनको मिलना चाहिए वो नहीं होता। और इसके तमाम एग्जाम्पल आप देख सकते हो। ठीक है, तो आरक्षित श्रेणियों में स्तरीकरण क्या हुआ? स्तरीकरण बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट किस लेवल पे आरक्षण का विरोध किया जाता है? कि आरक्षण के कारण आरक्षित वर्गों में निर्धारित मनोविकार हो जाता है, डिपेंडेंसी बढ़ जाता है आरक्षण पे। क्या अरे आरक्षण है, चलो, जैसे
मान लो कि अगर किसी को आरक्षण मिल रहा है एक समुदाय को, और उसका सिलेक्शन 15% पे ही हो जा रहा है, 15% नंबर लाने पे, तो वो उसके मन में ये होगा अरे 15% लाना है, तो उतना मेहनत नहीं करेगा, डिपेंडेंसी सिंड्रोम बढ़ जाता है। ठीक है। पदोन्नति में आरक्षण के कारण प्रशासनिक दक्षता पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। ये भी एक विपक्ष दिया जाता है आरक्षण के में, तर्क दिया जाता है विपक्ष में। भारत में आरक्षण की व्यवस्था का क्या हो गया है, राजनीतिकरण हो गया है, जिसकी वजह से आरक्षण का एक वोट बैंक का रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये भी एक विपक्ष है। लेकिन अगर मूल्यांकन करना है तो हमें पक्ष भी देखना है। तो पक्ष में देखें तो आरक्षण के पक्ष में तर्क क्या दिया जा सकता है, तो ये बोला जाता है कि आरक्षण की व्यवस्था संविधान में वर्णित समानता के सिद्धांत के विरोध नहीं है, जैसे इंदिरा साहनी केस में बोला गया था। दूसरा बोला जाता है कि गुणवत्ता प्रभावित होता है आरक्षण के कारण, तो ये भी तर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि जब चयन होता है प्रशासनिक अधिकारी का, कोई अधिकारी का चयन होता है, तो उसके बाद प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाता है, और वो प्रशिक्षण के कारण उनको क्या किया जाता है, उस पद के लिए अनुकूल बनाया जाता है। तो जो हम गुणवत्ता का विरोध कर रहे थे गुणवत्ता के आधार पे, लेकिन वो तर्क भी हम खारिज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक प्रशासनिक सेवा में जो भी चयन किए जाते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक। और भाई आरक्षण जरूरी है, क्यों है? कि पिछड़े वर्गों की उनकी जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है, इसलिए आरक्षण क्या है, जरूरी है। जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आरक्षण देना लाजमी है। फिर तर्क दिया जाता है आरक्षण में कि ये पिछड़ी जातियां क्या हैं, वंचित ग्रुप हैं, वो हजारों वर्षों से वंचना के शिकार हुई हैं, उसी के रूप में या हर्जाना के रूप में आरक्षण की व्यवस्था लागू किया गया है, जो हजारों वर्ष से वंचना के शिकार रही हैं। ठीक है। तो ये पक्ष में से हमें तर्क दिया जाता है। तो मूल्यांकन क्या करना चाहिए, हमें मूल्यांकन करते वक्त एक लाइन लिखना चाहिए, छोटा सा लाइन ये होना चाहिए कि आरक्षण की व्यवस्था को तो सही माना जाना चाहिए। जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको तो सही मानना चाहिए। वो सामाजिक न्याय से प्रेरित है। आरक्षण आरक्षण क्या है, सही है, और सामाजिक न्याय के आदर्श से क्या है, प्रेरित है। लेकिन जो व्यवहार में लागू किया जा रहा है उसके ऊपर आक्षेप लगाया जा सकता है, वो अन्यायिक रूप में है या सामाजिक तनाव को उत्पन्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिनको आरक्षण वाकई लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिल रहा है, किसी अभिजात वर्ग को ही आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो ये अन्याय और इससे कारण खाई और बढ़ रहा है, जिससे तनाव उत्पन्न हो रहा है। अतः आरक्षण की व्यवस्था लागू करने में हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सावधानियां बरतनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सुझाव देंगे। सुझाव क्या देंगे कि भैया आरक्षण को सबलीकरण से जोड़ना चाहिए। सबलीकरण मतलब सबलीकरण करने के लिए सशक्तिकरण से जोड़ना चाहिए। सामाजिक न्याय लाने के लिए साधन होना चाहिए, लेकिन एकमात्र साधन नहीं होना चाहिए आरक्षण। समझ रहे हो? आरक्षण को सबलीकरण से जोड़ना चाहिए, सामाजिक न्याय लाने के लिए एक साधन के रूप में आरक्षण सही है, लेकिन एकमात्र साधन के रूप में आरक्षण को ही सामाजिक न्याय लाने के लिए कहां तक औचित्य है, ये हमें नहीं समझ में आता है। सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण के अलावा भी प्रावधान होने चाहिए, पहला सुझाव। दूसरा है कि आरक्षण व्यवस्था को समय सीमाबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए, और साथ ही साथ समय समय पे इसका क्या किया जाना चाहिए, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, क्या किया जाना चाहिए, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो आरक्षण व्यवस्था को क्या होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। जैसे जैसे हमारे पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है या प्रतिरूप चेंज हो रहा है, उस हिसाब से आरक्षण भी चेंज होना चाहिए। जो क्रीमी लेयर का अवधारणा है उसको तार्किक रूप से लागू करना चाहिए, और यही बात केवल ओबीसी में ही नहीं लागू होना चाहिए, क्योंकि ये ओबीसी के लिए इंदिरा साहनी ने बोला था, केवल ओबीसी में नहीं लागू होना चाहिए। हाँ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में भी क्रीमी लेयर पाए जाते हैं, इनकी भी पहचान की जाती है, चाहिए उसमें भी लागू की जानी चाहिए कि आरक्षण को रिक्वायरमेंट जिन वर्ग को चाहिए, रिक्वायरमेंट है, उनको मिले।
समझ रहे हैं मेरी बात? अब आते हैं आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात। देखो अभी रहा है और तैयार हो जाना 2023 के मेंस में एक ऐसे के रूप में आर्थिक आधार पे आरक्षण लिखने के लिए, और दूसरा क्या, आर्थिक आधार पे आरक्षण के लिए मूल्यांकन करने के लिए तैयार रहना 2023 में मेंस में आने वाला है। इसके लिए हमने चूंकि जब नोट्स बना रहे थे तो नहीं वो समय था कि सुप्रीम कोर्ट अपना वर्डिक्ट सुनाएगी। अब 3:5 के रेशियो में क्या अपना वर्डिक्ट सुना दिया है कि आर्थिक EWS का जो कोटा है वो सही है 3:2 का। तो ये हम अच्छे से करेंट में इसका क्या करेंगे, इस टॉपिक को लेंगे। सिर्फ ये बता देते हैं कि आर्थिक आधार पे आरक्षण को क्यों प्रमोट करना चाहिए, क्यों ऐसा, हमारा पक्ष क्या होना चाहिए। देखो अगर आर्थिक पिछड़ापन है कोई तो सभी प्रकार का पिछड़ेपन का आधार है। अगर मान लो वंचित हम वर्ग कहते हैं तो वंचित वर्ग का मतलब है कि मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनसे वंचित हो जाना है। अर्थात उनके पास अगर वंचित वर्ग को हम पैसा दे दें तो वो मूलभूत आवश्यकताएं पूरा कर सकते हैं कि नहीं। तो वंचित वर्ग की बात कही गई है, जो वंचित वर्ग को है उनको आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन आर्थिक आधार पे भैया अगर मान लो अब नहीं है, अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, जो मौलिक आवश्यकताएं हैं खाना रहना पीना वो पूरा नहीं सकता है, तो वो सारे प्रकार के पिछड़ेपन का आधार बन जाता है। और इसका समर्थन किसने किया है, नेहरू और अंबेडकर ने किया है। ये हम कोट करेंगे अपने आंसर में। नेहरू और अंबेडकर ने आर्थिक लोकतंत्र का क्या किया है, समर्थन किया है। दूसरा क्या है कि जैसी वैश्वीकरण है उस वैश्वीकरण के कारण, भूमंडलीकरण के कारण उत्पन्न परिस्थितियां भारतीय समाज में क्या आर्थिक कारक को और महत्व बढ़ा दिया है। तो वैश्वीकरण के कारण जो परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई है जिसके कारण आर्थिक कारक का महत्व क्या हो गया है, भारतीय समाज में बढ़ गया। इसलिए हम EWS का पक्ष ले रहे हैं। तीसरा क्या है कि भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी बात कही गई है। ऐसा नहीं है कि सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक न्याय के साथ साथ DPSP में नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय की भी बात कही गई है। इस हिसाब से EWS सही है। और आप देखो वर्तमान समय में भारत सरकार की अनेक योजनाओं का आधार आर्थिक है, आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात कही जा रही है। तो इस आधार पे कहीं ना कहीं हमारा सरकार भी स्वीकार करता है कि हमें आर्थिक रूप से उत्थान करने की जरूरत है, इसलिए आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात कही जाती है। और नेक्स्ट में जब हम करेंट में होगा इसका डिटेल में इवैल्यूएशन करेंगे। ये क्वेश्चन तो आना है, चाहे ऐसे में आए चाहे हमारे पॉलिटी में आएगा, ठीक। तो हल्के में नहीं लेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे जो पॉइंट बताया है आप आधार ले सकते हो, एक विकसित है। और ये भी एक बात बता दें साफ साफ यहाँ पे आपको कि जो EWS लाया गया था 103वां संविधान संशोधन था, और विधेयक क्या था 122वां था या 23वां था, आई थिंक कि 22वां था, इसे देख लेना। लेकिन संविधान संशोधन 103वां था जिसमें 16(6) आर्टिकल और 15(6) जोड़ा गया था। ये ध्यान रखना, ये जोड़ा गया EWS के लिए, ठीक है। अब पक्ष विपक्ष के बारे में हम बात करेंगे EWS में। अब आ जाते हैं, अभी तक हम आर्टिकल 15 और 16 से जुड़े हुए आरक्षण का मामला था, आरक्षण के बारे में पढ़ लिया मेंस में, इसको तैयार रखना है। अब आते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 सिर्फ फंडामेंटल राइट में 2 आर्टिकल हैं जो अपवाद रहित है। क्या है, अपवाद रहित है। ये क्वेश्चन प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो एक तो बता रहे हैं कि 17 अपवाद रहित है, इसमें कोई अपवाद नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अस्पृश्यता को जो मानते हैं उनको दंड दिया जा सकता है, और उसके लिए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, 1955 में पारित किया गया। और इसको हम समाज में जब पढ़ेंगे, सामाजिक न्याय या भारतीय समाज, उसमें यूज करेंगे। फिर 1976 में इसका नाम बदल के सिविल राइट अमेंडमेंट एक्ट कर दिया गया। कब, 1976 में। क्या बदल के कर दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। किसको, संसद ने जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 था उसी को कब कर दिया गया था, 1976 में। अस्पृश्यता का अर्थ क्या है
कि जाति के आधार पे अनुसूचित जाति के किसी सदस्य के साथ भेदभाव करना। इवन क्या होता है, एग्जाम्पल के रूप में देखो, यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं कि जाति के आधार पे अपमान सूचक शब्द कहना किसी को, जाति के आधार पे सार्वजनिक स्थल पे जाने से रोकना, जैसे मंदिर जाने से रोकना, या सार्वजनिक स्थल पे बैठने के लिए, किसी पार्क में बैठने के लिए मना करना, नाई द्वारा बाल काटने से इनकार कर देना उसका, सार्वजनिक वाहन में बैठाने से इनकार कर देना, ठीक है, आटा चक्की पे उसका आटा नहीं पीसे जाना, धर्म, दर्शन, साहित्य, इतिहास आदि के में आधार पे सही ठहराना अस्पृश्यता का। ये है, अनुसूचित जाति क्या करते हैं, ये अस्पृश्यता को देखा जाता है। तो ये हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से देख लिए 17। अब आ जाओ, इसको कॉग्निटिव ऑफेंस माना गया है। आर्टिकल 17 को में अस्पृश्यता को संज्ञेय अपराध माना गया। संज्ञेय अपराध क्या होता है, तो बिना वारंट का हम क्या करेंगे, गिरफ्तार कर सकते हैं, जबकि अगर किसी और को गिरफ्तार करना होगा तो वारंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, सॉरी वारंट चाहिए। लेकिन अगर किसी अनुसूचित एससी के साथ भेद अस्पृश्यता हो रहा है तो उसको बिना वारंट के आधार पे उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और उसको सजा मिल सकता है। पहली बार में अगर अस्पृश्यता करता है तो उसको 1 माह से लेके 6 माह तक की क्या जेल की सजा हो सकती है, या उसको जुर्माना कितना लगाया जाएगा, 100 से 500 रुपया तक जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि इसके आधार पे आलोचना भी होता है कि ये राजनीति देख के कोई भी बच सकता है। दूसरी बार अगर अस्पृश्यता का उल्लंघन करता है तो वो 6 माह से लेके 1 वर्ष तक क्या क्या किया जा सकता है, सजा दिया जा सकता है या जेल भेजा जा सकता है, और 2 से 500 रुपया तक जुर्माना लगाया जाए, ठीक है, जुर्माना का आलोचना किया जाता है। अगर तीसरी बार ऐसा करता है अस्पृश्यता का उल्लंघन करने पे तो 1 वर्ष से लेके 2 वर्ष तक सजा होगा और जुर्माना क्या होगा, 500 से लेके 1000 रुपया तक होगा, ठीक। ये हमारा बताया कि संज्ञेय अपराध के रूप में किया जाता है। अब आ जाओ आर्टिकल 18, यहाँ पे समानता का अधिकार में आर्टिकल 18 की बात कर रहे हैं, उपाधियों का निषेध करता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और इसको तैयार रखेंगे हम लोग। तो राज्य उपाधियां नहीं देगा, ये मनाही करता है कि कोई राज्य उपाधियां नहीं देगा, लेकिन 2 अपवाद हैं इसको, शैक्षिक उपाधि दिया जा सकता है और सैनिक उपाधि दिया जा सकता है। तो 2 अपवाद हैं, ये याद रखना है कि शैक्षिक उपाधि दिया जा सकता है, राज्य दे सकता है, और सैनिक उपाधि दे सकता है। कौन है भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता? कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है। भारत में लाभ का पद धारण करने वाला, अगर भारत में कोई लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी है, जो विदेशी है वो भारत में कोई लाभ का पद धारण किया है, तो विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है, लेकिन वो उपाधि कब ले सकता है, राष्ट्रपति के अनुमति के से ही ले सकता है। तो पहला बोला कि भारतीय नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ले सकता है। दूसरी बात है कि कोई विदेशी आके भारत में काम कर रहा है, लाभ का पद धारण किया है, तो विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है, लेकिन उसमें अनुमति चाहिए राष्ट्रपति का, ठीक। तीसरा क्या है, ये प्री में क्वेश्चन ट्रिकी बन सकता है, ध्यान रखना, भारत का नागरिक या लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति विदेशी पद पे लाभ या उपहार क्या कर सकता है, ले सकता है। तो भारत का नागरिक हो या लाभ का पद धारण करता हो, वो व्यक्ति विदेश का पद, लाभ या उपहार क्या कर सकता है, ले सकता है, लेकिन उपाधि नहीं ले सकता है, ठीक है। फ्री के लिए तैयार रखना है इसमें। अब आ जाओ केस 18 में उपाधियों का अंत बोला गया है, ठीक है। तो 1954 में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा, नेहरू द्वारा। कब स्टार्ट किया गया, ये क्वेश्चन प्री में 1954 में स्टार्ट किया गया। 1978 में जनता पार्टी ने इसे बंद कर दिया। जनता पार्टी ने क्या कर दिया, इसे बंद कर दिया। कब बंद कर दिया, 1978 में। और ये आक्षेप लगाते हुए बंद कर दिया कि उपाधियां, ये उपाधियां हैं, ठीक है, और राज्य कभी उपाधियां नहीं दे सकती हैं, ठीक है। 1980 में कांग्रेस सरकार फिर से बनी, जनता पार्टी ने 78 में बंद कर दिया। स्टार्ट कब हुआ था, 1954 में। कांग्रेस ने फिर से इसको प्रभावी कर दिया। तो
लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का केस है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 में। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला कि भैया भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री ये उपाधि नहीं है, ये सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट का तर्क है, इसलिए आप आर्टिकल 18 के तहत इसको अवैध नहीं मान सकते। क्या है? उपाधि नहीं है, अवार्ड है, सम्मान है। किससे केस में बोला? तो बालाजी राघवन बनाम भारत संघ में बोला। तो ये केस याद रखना, ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमारा क्या है? 19 से 22 तक है। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता। अब आर्टिकल 19 में आते हैं सीधे सीधे। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता बात की गई थी, जबकि जो मूल संविधान था, मूल संविधान में कितने था? 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी आर्टिकल 19 में। और 19 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस और प्री के पर्पज से। ठीक, अब आ जाओ कि हम याद कैसे रखें। तो हम याद रखें कि सैम, यहां पे देखो, सैम रिसाइड इन पोलैंड, इसे याद रखेंगे हम। 6 कैसे याद रखेंगे? देखो, पहला है क्या? 19A में, 19(1)(a) में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, स्पीच की स्वतंत्रता, एस फॉर स्पीच की स्वतंत्रता किससे में है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ए में है। ठीक है। दूसरा क्या है कि शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन करने की बात कही गई है 19(1)(b) में। मतलब एसोसिएशन, सम्मेलन का मतलब एसोसिएशन। और सैम में डबल ए कर लेना, सैम में डबल ए है। ठीक है। तो सैम में एक एस फॉर स्पीच मतलब 19(a) विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ए फॉर एसोसिएशन या सम्मेलन करने की बात कही गई है। किसे? शांतिपूर्ण और शस्त्र रहित सम्मेलन की बात, ए फॉर एसोसिएशन की बात। ठीक है। सी सहकारी संस्था स्थापित करने के लिए 19(a)(c) में बोला गया है। 19(1)(c) में क्या बोला गया है? तो असेंबली या सहकारी संस्था बोल दे तो असेंबली किसमें करने का है? देखो यहां पे सैम का साफ साफ अर्थ लिख लो। स्पीच, ए फॉर असेंबली, ए फॉर एसोसिएशन, एम फॉर क्या? माइग्रेशन। ठीक है। अब देखो यहां पे 4 हम बनाते हैं, 6 में से 4 याद हो जाएगा। तो 19(1)(a) में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब स्पीच की फ्रीडम। 19(1)(b) में सम्मेलन करने के लिए, असेंबली करने के लिए, लेकिन कैसा? शांतिपूर्ण होना चाहिए और शस्त्र रहित होना चाहिए। असेंबली तो कर सकता है। और तीसरा एसोसिएशन, सहकारी संस्था बनाने के लिए 19(c) में बोला गया है एसोसिएशन। डी में क्या बोला गया है? डी में 19(d) में कि कहीं भी आने जाने का स्वतंत्रता, माइग्रेशन करने का स्वतंत्रता। और रिसाइड मतलब रेजिडेंट, कहीं भी रहने का, रिसाइड का मतलब रेजिडेंट का। तो कहीं भी, आर फॉर रेजिडेंट, जहां घर रहते हैं ना, रेजिडेंस। ठीक है। तो कहीं भी निवास करने या बसने की स्वतंत्रता कौन बोलता है? ई बोलता है। और पोलैंड में पी लेते हैं, पी फॉर प्रोफेशन। तो कोई भी पेशा या व्यवसाय अपनाने का क्या है? जी में है। और एफ को हटा दिया गया, ये संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ था, 44वें संविधान संशोधन से इसको हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। 7 था लेकिन 6 हो गया। तो सैम रिसाइड इन पोलैंड, ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 का बारे में बात करते हैं। लेकिन संविधान ने इन स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार पे सीमाएं लगाए हैं। स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 19 पे क्या? स्वतंत्रता के अधिकार पे कुछ सीमाएं लगाए हैं। तो 19(1)(a) पे 19(1)(a) पे 6 पढ़े थे ना, A B C D E
एफ हटा के जी, ठीक है। तो 19(1) में 8 अपवाद हैं। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता असीमित है, उस पर युक्ति प्रबंध किया गया है, अर्थात भारत की प्रभुत्ता और अखंडता की बात नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000, ऐसी बात, आप इतना स्वतंत्रता नहीं दिया गया है, ठीक है। तो भारत की प्रभुत्ता और अखंडता की बात बोला गया है। राज्य की सुरक्षा की बात आ जाए, वहां पर स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। विदेशी राज्यों और साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध हो तो उसको बाधित किया जा सकता है या सीमाएं लगाया जा सकता है। कानून व्यवस्था को अगर भंग करने में इतनी स्वतंत्रता हो कि कानून व्यवस्था भंग कर रही है, तो फिर उस पर सीमा लगाया जा सकता है, कैपिंग किया जा सकता है। सदाचार के आधार पर किया जा सकता है, न्यायालय के अवमानना के आधार पर किया जा सकता है, मान हानि के आधार पर किया जाता है, और अपराध उद्दीपन या उकसाने के आधार पर भी स्वतंत्रता को ऊपर सीमाएं लगाया जा सकता है, ठीक है ना। आजादी पे, स्वतंत्रता पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि बी में 2 आधार पे हम क्या कर सकते हैं, सीमाएं लगा सकते हैं, भारत की प्रभुत्ता और अखंडता लोक व्यवस्था बनाए रखने में। तो बी है क्या, तो असेंबली है। असेंबली मतलब सैम में एस हो गया, ए फॉर असेंबली मतलब कि जो क्या करते हैं, सम्मेलन करते हैं। लेकिन सम्मेलन कैसा करना है, शांतिपूर्ण करना है और शस्त्र रहित करना है, ठीक है। तो इसमें 2 आधार बनाया गया, 2 आधार पे कि भारत की प्रभुत्ता और अखंडता को क्या क्या ध्यान रखा जाएगा, लोक व्यवस्था बनाया रखेगा, तभी असेंबली कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। अगर ये दोनों चीज पे प्रभाव पड़ेगा तो फिर आपके अधिकार में नहीं है, वो आपका अधिकार नहीं होगा। सी में 3 अधिकार बताया गया है, सीमाएं 3 आधार पे सीमाएं। ए में हमने बताया 8, बी में कितने 2, और सी में बता रहे हैं 3। भारत की प्रभुत्ता और अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार के आधार पर सीमा लगाया जा सकता है सी में। और सी में है क्या, तो सहकारी संस्था है, ठीक है। अब आ जाओ डी और ई में 2 सीमाएं हैं। किसके आधार पे, सार्वजनिक हित के आधार पे और जनजातियों के हित के आधार पे हम क्या लगा सकते हैं, सीमा लगा सकते हैं। तो डी है क्या, तो देखो हमने सैम में ये 3 तो देख लिया। डी देखो, डी में क्या है, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन अगर करेंगे तो सार्वजनिक हित के आधार पे और जनजातियों के हित के आधार पे इसमें क्या क्या सीमाएं लगाया जा सकता है। अब ई है क्या, रेजिडेंट मतलब कहीं भी आने जाने और रहने का आवास बसने का अधिकार है, वो भी हम कर सकते हैं, इस पे सीमा लगा सकते हैं सार्वजनिक हित के आधार पे और जनजातियों के हित के आधार पे, ठीक है। अब आ जाओ जी में, 1G में 2 सीमाएं हैं। क्या, कि किसी पेशे के लिए तकनीकी अर्हता, एलिजिबिलिटी लगाया जा सकता है, कि कोई भी कहीं भी व्यवसाय कर सकता है, तो किसी पेशे के लिए तकनीकी अर्हता लगाया जा सकता है। दूसरा क्या लगाया जा सकता है कि राज्य किसी व्यापार के पक्ष में एकाधिकार का सृजन कर सकता है। एकाधिकार का क्या कर सकता है, सृजन कर सकता है राज्य किसी व्यापार के पक्ष में, ठीक है। तो ये हमारा 2 सीमाएं हैं। संविधान के अतिरिक्त संसद को इन स्वतंत्रताओं की सीमा के लगाने का अधिकार है। तो संविधान के अतिरिक्त संसद भी क्या कर सकता है, सीमा स्वतंत्रताओं पे क्या कर लगा सकता है, कैपिंग कर सकता है या सीमा लगा सकता है। तो संविधान तो लगा ही सकता है, इसके अलावा संसद भी कानून बना के कर सकता है, ठीक। अब प्रेस की स्वतंत्रता की बात आ जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में मेंस में लिखने के लिए आ जाएगा, तो केस स्टडी एक देखते हैं। केस स्टडी है, अच्छा, प्रेस की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में आएगा, तो ये ध्यान रखना 19(1)(a) के अंतर्गत ये प्रेस की स्वतंत्रता आएगा। और इसमें जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर बनाम भारत संघ था 1985 में, जो ये केस था, इसमें न्यायालय ने क्या किया, बताया कि न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, जो हमने बताया 19(1)(a) में। कौन से केस में बोला था, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज केस में बोला था, ठीक है। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके तहत माना था, ठीक है। न्यायालय का तर्क क्या था, सुप्रीम कोर्ट का तर्क क्या था, सुप्रीम कोर्ट का तर्क ये था कि न्यायालय ने जो अभिव्यक्ति होती है, वो अभिव्यक्ति 3 तरह से किया जा सकता है। जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
एक ए में वो 3 तरीके से किया जा सकता है। लिखित रूप से हो सकता है, मौखिक रूप से हो सकता है, और तीसरा हाव भाव के थ्रू हो सकता है। तो लिखित में कौन आएगा? अखबार आ जाएगा, पत्रिकाएं आ जाएंगे, पुस्तक आ जाएगा, अर्थात प्रिंट मीडिया जो है वो लिखित में आ जाएगा। अब लिखित अभिव्यक्ति में, मौखिक अभिव्यक्ति में रेडियो आ जाएगा और टेलीविजन आ जाएगा, और हाव भाव में सिनेमा, नाटक, ये सारे दोनों मिलके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाएंगे। तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभिव्यक्ति के तहत लाया गया। समझ रहे हो मेरी बात? कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ 1985 में 19(1)(1) के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने। और उसने तर्क ए दिया कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19(1)(a) में दिया गया है वो 3 तरीके से हो सकते हैं। लिखित रूप से हो सकते हैं, मौखिक रूप से हो सकते हैं, या हाव भाव, अर्थात सिनेमा, नाटक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या रेडियो, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसके तहत आ जाएंगे। और दूसरा, लिखित में अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तक, जो प्रिंट मीडिया है वो भी आ जाएंगे। ठीक है। तो दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्वतंत्रता को प्रभावशाली बनाना है और व्यापक बनाना है, इसके लिए प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट का मत है कि अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावशाली और व्यापक बनाना है, जिसके लिए प्रेस की स्वतंत्रता क्या है? अनिवार्य है। तो प्रेस की स्वतंत्रता व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत एक क्या है? मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है। क्या भारत में प्रेस को असीमित होना चाहिए? असीमित की उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए? टिप्पणी करिए, क्वेश्चन आ जाए मेंस में। हाँ भाई देखो, 19 आप लोग को बता दिया, 19(1)(a) में जो 8 सीमाएं हैं ना, वो 8 सीमाएं चाहे व्यक्ति हो चाहे प्रेस हो, उसी के तहत में ये सीमाएं उनके ऊपर भी लागू होता है। जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता वाकई सराहनीय है, हमारा डेमोक्रेसी का 4th पिलर माना जाता है, सराहनीय है, लेकिन उनके ऊपर भी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर भी ऐसा नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं कि घृणा वाक्य या हेट स्पीच को स्वतंत्रता उनको मिला है और हेट स्पीच बढ़ाएं, घृणा वाक्य को वृद्धि करें, ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। घृणा वाक्य का मतलब क्या होता है कि ऐसी अभिव्यक्ति जो समाज के विभिन्न समूहों के बीच में क्या करे? नफरत फैलाने का काम करे। हेट स्पीच का मतलब क्या है? हेट स्पीच पे क्वेश्चन आईएएस में पूछा जा चुका है, तो वो ध्यान रखना कि ऐसी अभिव्यक्ति जो समाज के विभिन्न समूहों के बीच में नफरत फैलाने का काम करे, उसको हेट स्पीच बोलते हैं। ठीक है। तो घृणा वाक्य को रोकने के लिए भारत संविधान में अनेक सीमाएं लगाए हैं, जैसे मानहानि, सदाचार, लोक व्यवस्था बनाने के आधार पे हम लगा सकते हैं 8, बताए ना 8 वो। तो हेट स्पीच रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम? उनके ऊपर संविधान ने क्या लगाया है? सीमाएं लगाया है। ठीक। क्योंकि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या है? एक अंग है। प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या है? एक अंग है। अतः भारत में प्रेस पर भी वही सीमाएं लागू हैं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे, जो हमने कहें कि 8 जो पीछे पड़ चुके हैं। ठीक है। और संसद ने भी प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए कानून बनाए हैं, जैसे आईटी एक्ट 2000 में संसद ने कानून बनाया है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पे कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, सीमाएं लगाए गए हैं। तो संविधान ने तो किया और साथ में संसद ने किया आईटी एक्ट 2000 के तहत। तो क्या भारत में प्रेस को असीमित होना चाहिए? नहीं भाई, इनके ऊपर भी प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति में है, ऐसा नहीं है कि अखंडता और भारत की प्रभुता और अखंडता पे इनके से अगर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो जरूर लगाना चाहिए, तो असीमित नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी मत है। हमारा विचार क्या है कि भारत सहित किसी भी देश में असीमित प्रेस का होना समाज के हित में नहीं है, अपना मत होना चाहिए, लेकिन प्रेस पे जो सीमाएं लगाई जाए वो तार्किक हो, उनका उद्देश्य हेट स्पीच या घृणा वाक्य को रोकना हो, न कि स्वतंत्रता बाधित करना हो। हेट स्पीच को रोकने के लिए लगाया जाए, ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता, जैसे कि सेक्शन 124A राजद्रोह का
गवर्नमेंट बहुत यूज कर रही है, इसके अगेंस्ट में यूज किया जा रहा है स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो सर्वोत्तम स्थिति यही होगी कि प्रेस स्वयं को आत्मनियंत्रण करे और सिद्धांत पे कार्य करे, या कोई ऐसा प्रेस ब्यूरो बना के, कमेटी बना के उसकी निगरानी के लिए अपने आप में एक संस्था विकसित करे। बेस्ट यही होगा। ठीक है, तो प्रेस की कमियां क्या हैं? प्रेस में आजकल कमियां क्या हैं? तो पेड जर्नलिज्म देखने को मिलता है। पेड जर्नलिज्म होता क्या है? जब प्रेस में किसी खबर को चलवाने के लिए या चलवाने से रोकने के लिए क्या करें, आर्थिक संसाधनों का उपयोग करें, उसे हम पेड जर्नलिज्म कहते हैं। चाहे खबर चलवाना हो या कोई खबर चल रहा है उसको रुकवाना हो, उसको पेड जर्नलिज्म के तहत लाया जाता है। दूसरा क्या है? मीडिया ट्रायल है। ये प्रेस की कमी है। प्रेस की कमी मीडिया ट्रायल का मतलब क्या कि अभी न्यायालय का निर्णय नहीं आया, लेकिन मीडिया क्या किया, ट्रायल करके अभियुक्त को ऐसा माहौल बना दिया कि समाज उसको क्या मानने लगी, दोषी मानने लगी। ऐसा अपने में कि कहा क्या होगा इस देश का, ऐसे लोग होंगे। अभी न्यायालय ने निर्णय नहीं दिया और उस व्यक्ति के ऊपर मीडिया ट्रायल करके उसको क्या घोषित कर दिया, दोषी घोषित कर दिया, तो उसको बोलते हैं मीडिया ट्रायल। ठीक है, तीसरा कमी क्या है? येलो जर्नलिज्म। येलो या पित्त पत्रकारिता बोलते हैं। येलो जर्नलिज्म में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के निजी जीवन में, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के निजी जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप करना या सनसनीखेज खबरें बनाना, ये बताता है येलो जर्नलिज्म को। भैया, अगर अमिताभ बच्चन या दीपिका पादुकोण क्या कर रही हैं अपनी निजी जीवन में, उसको सनसनीखेज बनाना, और इससे क्या समाज को फर्क पड़ता है, उनका निजी जीवन है, उसमें अगर सनसनीखेज खबरें बनाई जाए तो ये येलो जर्नलिज्म बोला जाता है। और चौथा है प्रेस की कमी में गॉसिप जर्नलिज्म। गॉसिप जर्नलिज्म का क्या है कि गॉसिप कर रहे हैं सेलिब्रिटी ने कि कौन सा पानी पीते हैं, कौन सा ये ड्रिंक लेते हैं, कौन सा साबुन लगाते हैं, सेलिब्रिटी के जीवन संबंधित सामान्य खबरें को प्रमुखता से दिखाइए कि आइए आज हम दिखाते हैं कि दीपिका पादुकोण कौन सी साबुन से नहाती हैं इसलिए चमकती रहती हैं। तो ये गॉसिप जर्नलिज्म है। ठीक है, और आजकल ये देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है भारत में। तो ये प्रेस की कमियां हैं। अब आ जाओ 19(1) के तहत कुछ केस स्टडी हैं। केस स्टडी क्या है जो यूज किया जा सकता है मेंस में? नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 में ये आया था। न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्र ध्वज फहराने की स्वतंत्रता को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत फंडामेंटल राइट माना गया। तो पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना कौन से आर्टिकल के तहत माना गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 19(1) के तहत माना है। ध्यान रखना, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या है? फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इमैनुअल बनाम केरल राज्य में, ठीक है, ये ईयर लिखना भूल गए, ईयर देख लेंगे, बता देंगे। इसके अंतर्गत मौन रहना, आदमी अगर मौन रहना, वो भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में फंडामेंटल राइट स्वीकार किया है। किसमें? इमैनुअल बनाम केस में। ध्यान रखना, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ये फंडामेंटल राइट है। राष्ट्रगान का किसमें बोला गया? इमैनुअल बनाम केरल राज्य में बोला गया। और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा जो 61 है वो संसद द्वारा रद्द कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि ये अभिव्यक्ति और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ये प्रतिबंधित करता था। ठीक है, और इसके बहुत सारे केस मीडिया पे मिलने लगे और इसको रद्द भी कर दिया गया। और मजे की बात है, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी 2019 तक इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी जो आईटी एक्ट अधिनियम 2000 है, इसके सेक्शन 61 के तहत बहुत सारे केस रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिसमें यूपी का भी एक केस था जो मीडिया पे योगी के खिलाफ बोला गया था, बहुत आलोचना हुई थी। ठीक, अब देखो सहकारी संस्था के बारे में देखें तो सहकारी संस्था होता क्या है?
सहकारी संस्था का परिभाषा लिखने के लिए आ जाए। सहकारी संस्था का परिभाषा आपको जानना चाहिए और दिमाग में बैठना चाहिए। नागरिकों का कोई समूह जब अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए, क्या नागरिकों का कोई समूह जब अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए आपस में सहयोग करें या संस्था बनाएं, ऐसे संस्था को हम क्या बोलते हैं? सहकारी संस्था बोलते हैं। सिंपल है, परिभाषा हमेशा दिमाग में बैठना चाहिए, कब क्या इस्तेमाल आ जाए। जब इंट्रो लिखना हो तो यहीं से सहकारी संस्था की बात हो तो इंट्रो कम से कम अच्छा तो हो। नागरिकों का कोई समूह जब अपने आर्थिक हित को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग या संस्था बनाते हैं, ऐसे में उसको सहकारी संस्था कहते हैं। ठीक, अब आ जाओ आर्टिकल 20 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 20 हमेशा भूल जाता है, अपराधी ठहराए जाने की पर संरक्षण की बात करता है। अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण की बात कौन करता है? आर्टिकल 20 बोलता है। तो 420 याद है ना? 420 याद रख लो कि भैया किसी को बोलते थे तुम 420 हो, तो तुम बोल दिए ना कि अपराधी हो, तुम चोरी करते हो, चोर हो। तो बस इसे याद रखना, अपराधी ठहराए जाने से संरक्षण प्राप्त है। इसके 3 क्लास हैं और तीनों क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है कि 20(1), ये तीनों क्लास आईएएस में पूछ लिया गया था और तीनों क्लास अलग अलग है। यूपी में तो इतना डीप में नहीं गया, लेकिन फिर भी तैयार रखना है भाई, आप लेवल आ रहा है, इस टेंशन में न रहो। लेवल धीरे धीरे मेंस में तो ला ही रहा है, प्री में भी ला देगा। तो 20 सब क्लॉज 1 में किसी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू कानून का उल्लंघन न किया हो और उसे कानून में प्रस्तावित सजा से अधिक सजा नहीं दी जा सकती है। सिंपल लेमन में समझो कि 20(1) क्या बोलता है कि भैया देखो, हम अपराध कर दिए हैं, तो आज के डेट में, आज डेट है 11 नवंबर, तो 11 नवंबर में जो कानून विद्यमान है, अगर हमने अपराध किया है तो उसी 11 नवंबर में कोई कानून के तहत विद्यमान है, उसी के तहत हमें सजा मिल सकती है अगर हमने अपराध किया है तो। ऐसा नहीं है कि आगे हमें जेल हुआ 1 साल का, सपोज करो कि 1 साल का जेल हो गया और 11 नवंबर तक था कि उस जो हमने अपराध किया है उसकी सजा 1 साल है, और जब बीच में 6 महीना हुआ, इसको संशोधन करके 5 साल कर दिया गया, तो हमें 5 साल की सजा मिल जाएगी। नहीं, हमें 1 ही साल की सजा मिलेगी, क्योंकि जब समय हमने अपराध किया था उस समय जो कानून का उल्लंघन किया हो उसी के आधार पर सजा हमें दी जाएगी और उससे अधिक सजा हमें नहीं दी जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरा क्या है? क्लॉज 22(2) बोलता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। कहानी सुना होगा कि कभी, हमने तो सुना है जवाहरलाल नेहरू का, कि ऐसा है कि उसको मृत्यु सजा, अब पता नहीं ये सही है कि नहीं, मृत्यु सजा एक को मिला था, उसको बचाना था। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि उनको जाके बोला कि चीफ जस्टिस जो जज बैठा होगा उसके सामने आलतू फालतू उसके फैमिली के बारे में बोलना, तो जज उठ के आया गुस्से के मारे और मार दिया झापड़। तो अब उसको एक सजा मिल गया झापड़, तो उसके अलावा उसको मृत्यु सजा नहीं मिल सकता। ठीक है, एक बार में। हल्दो ये अतिशयोक्ति है, लेकिन कहने का आशय सिर्फ है कि कोई एक ही अपराध के लिए 1 से अधिक बार सजा नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। तीसरा क्या है 23 में, कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये तीनों याद रखना, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में तो यूज करेंगे। फंडामेंटल राइट्स में कहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये। तो 21 जो है वो क्या है? एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन है, मतलब भूत लक्षित विधायन है, उसका निषेध करता है। ऐसा नहीं है कि आप पीछे कोई विधेयक बन गया है, कानून बन गया है, उसके आधार पे हम किसी को सजा दें, मतलब कि अतीत कालीन के प्रभाव से लागू हो ऐसा कानून, जो अतीत कालीन से प्रभाव से लागू हो उसे भूत लक्षित विधायन बोलते हैं। कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वो उसको कोई कानून बना दिया जाए और वो अतीत काल से प्रभावित कर दिया जाए, ऐसा घोषणा कर दिया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ
ध्यान रखना प्री के लिए, भूत लक्षित विधायन मनाही सिर्फ आपराधिक कानून में है। किसमें है? आपराधिक कानून में, कि अतीतकालीन के प्रभाव से नहीं लागू किया जा सकता, लेकिन सिविल लॉ में, दीवानी कानून में लागू हो सकता है। प्री के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस में भी तर्क रख सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक। दूसरा क्या हमारा है कि 20 में कि दोहरे दंड की मनाही करता है। दोहरे दंड का मतलब है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इसका अपवाद है कि भारत में दोहरे दंड का निषेध जो है वो न्यायिक दंड के संदर्भ में है। विभागीय या प्रशासनिक दंड दिया जा सकता है। जो दोहरा दंड है वो न्यायिक दंड के संदर्भ में है कि नहीं दिया जा सकता है, लेकिन विभाग या प्रशासनिक दंड अगर देना चाहे तो वो दोहरा दंड दे सकता है। ये अपवाद है और प्री के लिए फैक्ट है, कंसेप्ट है, याद रखना पड़ेगा। ठीक। तीसरा है कि सेल्फ आत्म अभिशंसन के लिए, सेल्फ इंक्रिमिनेशन अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मनाही करता है। मतलब कि अपने ही विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना, लेकिन अपराध अनुसंधान के लिए आवश्यक संसाधनों का आत्म संरक्षण प्राप्त नहीं है। मतलब कि अगर अनुसंधान कर रहे हैं उनमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन मनाही नहीं है, लेकिन अगर खुद के खिलाफ, अपने के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना, ये इसके लिए मनाही करता है। कौन करता है? 23। ठीक है, तो ये याद रखना, ये इंडिविजुअल रूप में केस जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल 21 आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 21 है क्या कि किसी भी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब आर्टिकल 21 ये बोलता है किसी व्यक्ति की जीवन को या व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विधि के द्वारा, जो संविधान में विधि बनाया गया है उसके द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही वंचित किया जा सकता है, किसको? अन्यथा नहीं किया जा सकता है। ठीक, आर्टिकल 21 का इंपॉर्टेंट है ये लिखने के लिए, मेंस में याद रखना। अब केस स्टडी आते हैं। एक के गोपालन केस था 1950 में। इन्होंने क्या किया था कि जहां पे व्यक्तियों के जीवन की बात बोला गया है, तो न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार का सीमित व्याख्या किया था। इनके मतलब था गोपालन केस में, एक गोपालन केस में था कि जीवित रहना ही जीवन है। एक गोपालन केस में क्या माना गया कि जीवित रहना ही जीवन है। अब यहां पे होता है कि मेनका गांधी केस आता है कब? 1978 में। ये आर्टिकल 21 को विधिवत बना देता है और बहुत अच्छा निर्णय दिया गया। गोपालन केस में क्या बोला गया कि केवल जीवित रहना ही जीवन माना गया, लेकिन अब मेनका गांधी केस आई तो उन्होंने कहा कि भैया केवल जीवित रहना नहीं, केवल जीवित रहना ही जीवन नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीना ही जीवन है। क्या? मानवीय गरिमा के साथ जीना को जीवन माना है। किसने? मेनका गांधी केस में, सुप्रीम कोर्ट ने। और न्यायालय ने बताया इसमें, सुप्रीम कोर्ट में, मेनका गांधी केस में, कि न्यायालय ने जीवन के अधिकार को एक समेकित अधिकार माना, इंटीग्रेटेड अधिकार माना, जिसमें वो सारे अधिकार आ जाते हैं जो मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है। जो मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए जो जरूरी अधिकार हैं, वो सारे के सारे अधिकार आ जाते हैं। तो आर्टिकल 21 को एक समेकित अधिकार माना। कौन? मेनका गांधी। अब जैसे एग्जांपल दिया जाता है, पासपोर्ट रखने का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, निजता का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार, समान परिस्थिति में हथकड़ी न लगाए जाने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निद्रा का अधिकार, ये सब क्या है? ये आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार है। और ये अधिकार, ये जो अधिकार हैं, ये सारे के सारे मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। हमने तो कुछ लिस्ट बताया, बहुत सारे लिस्ट है। निद्रा का अधिकार, इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने रखा है। ठीक,
कि ये मेनका गांधी रहा। अब आ जाते हैं कि जीवन का अधिकार और मरण का अधिकार, राइट टू लाइफ और राइट टू डाई, जो आईपीसी सेक्शन 304 के तहत दिया गया है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, उस केस का स्टडी करते हैं। जीवन का अधिकार और मरण का अधिकार, राइट टू लाइफ, राइट टू डाई, और ये आईपीसी सेक्शन 304 में है। रतिनाथ बनाम भारत संघ कब आया था? 1994 में आया था। इन्होंने न्यायालय के अनुसार, जो रतिनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जीवन के अधिकार में जीने तथा मरने दोनों का अधिकार शामिल है। किसमें बोला? रतिनाथ केस में बोला कि जीवन जीने का और मरने का दोनों का अधिकार शामिल है। किसमें? 21 में। ज्ञान कौर केस आया 1996, बोला भैया थमो ना, जीवन जीने का अर्थ, यहां जीवन का अर्थ केवल जीना है। जीवन और मृत्यु एक दूसरे के विरोधी हैं। अर्थात यहां जो रतिनाथ केस में बोला था कि न्यायालय के अनुसार जीवन के अधिकार में जीने और मरने का अधिकार दोनों शामिल है, ज्ञान कौर ने उसे बदल दिया, जज्बात बदल दिया, सीधे बोला कि ना भैया, केवल जीवन जीने का अधिकार है, मृत्यु का नहीं है, क्योंकि जीवन और मृत्यु परस्पर एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। ठीक है। तो फिर आया बात कि आत्महत्या जो करते हैं वो कहां तक सत्य है। भाई अगर देखें रतिनाथ केस में, तो ये तो बोल रहा है कि भैया फांसी लगा लो, आत्महत्या कर लो, वो भी अधिकार है। लेकिन ज्ञान कौर केस ने बदल दिया, बोला कि ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक। तो आत्महत्या का मुद्दा जो आया, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 309 के तहत प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो आत्महत्या को प्रतिबंधित दंडनीय अपराध बनाया गया, और किसके केस के आधार पे? ज्ञान कौर के केस के आधार पे। रतिनाथ के मामले में 309 को क्या माना था? असंवैधानिक माना था, अवैध ठहराया था रतिनाथ केस में। क्यों? क्योंकि वो जीवन जीने का अधिकार और मरने का अधिकार दोनों मानते थे, तो ये धारा को अवैध बता दिया था। लेकिन ज्ञान कौर केस ने ये 309 को वैध घोषित किया। फिर बात आती है इथुनेसिया की, दया मृत्यु की, इच्छा मृत्यु की बात आती है। तो है क्या दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु? है क्या? परिभाषा है कि यदि कोई आदमी असाध्य रोग से पीड़ित है तो कोई व्यक्ति डॉक्टर से मृत्यु की मांग कर सकता है, और डॉक्टर उसे मृत्यु प्रदान करता है, तो उसे दया मृत्यु बोलते हैं। कब? कोई आदमी मान लो असाध्य रोग से क्या है? पीड़ित है, और बहुत पीड़ा सह रहा है, तो वो डॉक्टर से क्या कहेगा? अपनी मृत्यु के लिए भीख मांगेगा, दया याचना करेगा, तो डॉक्टर उसे जो मृत्यु प्रदान करता है उसे दया मृत्यु बोला जाता है। ठीक है, दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु। ठीक। अब आ जाओ केस स्टडी इथुनेसिया के बारे में। केस स्टडी में पहला अरुणा शानबाग केस था 2011 में, जो कई सालों तक हॉस्पिटल में, बॉम्बे के हॉस्पिटल में पड़ी थी। उन्होंने याचना किया था इथुनेसिया के लिए। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में केस में ये बताया कि न्यायालय ने इस केस में दया मृत्यु को 2 रूप बताया। न्यायालय ने 2 रूप इसमें अरुणा शानबाग केस में 2 बताया। एक बताया एक्टिव यूथेनेसिया, मतलब सक्रिय दया मृत्यु, और एक बताया क्या? पैसिव यूथेनेसिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग केस में 2011 में एक्टिव यूथेनेसिया के को क्या किया है? प्रतिबंध किया है, अवैध ठहराया है। पैसिव यूथेनेसिया को हरी झंडी दिखाया है, कर सकता है, ऐसा हो सकता है। तो भाई मालिक डिफरेंस क्या है? तो एक्टिव यूथेनेसिया का मतलब है कि कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट देके उसके तहत मृत्यु प्रदान करना, जैसे इंजेक्शन देके या कोई पॉइजन देके, ऐसे देके एक्टिव यूथेनेसिया अगर कोई होता है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। पैसिव यूथेनेसिया में क्या है कि कोई जीवन रक्षक प्रणाली पे है, वेंटिलेटर वगैरह पे है, पाइपलाइन से खाना खा रहा है, तो उसको हटा लेना, ये पैसिव यूथेनेसिया। तो पैसिव यूथेनेसिया को सही माना है सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग केस में, जबकि एक्टिव यूथेनेसिया को गलत माना है। ठीक है। उसके बाद विधेयक का आया। विधेयक के मुख्य प्रावधान क्या था? सक्रिय दया मृत्यु को मनाही होगी, निष्क्रिय दया मृत्यु को अनुमति होगी, मतलब पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति होगी। केवल 16 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति पर ही या उससे ऊपर ही लागू होगा, मतलब 16 और ये 16 से ऊपर ही लागू होगा। तो क्या भैया
16 के नीचे कोई ऐसा असाध्य पीड़ित नहीं हो सकते हैं, आलोचना किया जा सकता है इसमें। व्यक्ति या उसके संरक्षण की सहमति की अनिवार्य होगा। जब जिसको पैसिव यूथनेसिया दिया जाएगा उसको व्यक्ति या उसके जो संरक्षक है, जो असाध्य रोग से पीड़ित है, उसकी सहमति अनिवार्य होना चाहिए, पहली बात। दूसरी क्या कि मेडिकल पैनल के द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए कि हाँ भैया ये इसको दया मृत्यु दे देना चाहिए, वो मेडिकल पैनल के द्वारा। और फिर हाई कोर्ट के जज के द्वारा यूथनेसिया की स्वीकृति दी जाती है, तब जाके पैसिव यूथनेसिया क्रियान्वयन किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक, अब देखो कि विधि के द्वारा 3 तरह के हैं, ये क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है। ये लास्ट है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ है? जापान और भारत में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब क्या है कि स्थापित विधि को ही सर्वोच्च माना जाता है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया में मतलब जो पहले से विधि स्थापित है उनको सर्वोच्च माना जाता है, अर्थात संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। ठीक है, विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया, यहां पे स्थापित प्रक्रिया था, यहां विधि द्वारा निर्मित प्रक्रिया ब्रिटेन में, अर्थात विधि जो निर्मित विधि होगा उसको सर्वोच्च दिया जाता है। तो दूसरे लहजे में देखें तो वहां पे संसद को सर्वोच्चता प्राप्त होता है, क्योंकि संसद विधि बनाती है, तो निर्मित विधि को सर्वोच्चता दिया जाता है विधि के द्वारा निर्मित प्रक्रिया में। ये ब्रिटेन में है। और तीसरा है विधि की उचित या सम्यक प्रक्रिया, ये अमेरिका में है, भारत में लागू नहीं है, एक एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे विधि की उचित या सम्यक, न्यायालय की सर्वोच्चता होती है इसमें। उचित या सम्यक विधि के को सर्वोच्च माना गया है कि ये उचित विधि है कि नहीं, ये न्यायालय चेक कर सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना। लेकिन मेनका गांधी जो केस था हमने 21 में पढ़ा, वो मेनका गांधी केस में न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि बाकी तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा ही फॉलो होगा, लेकिन आर्टिकल 2021 है उसमें विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत लागू होगा। तो आर्टिकल 21 में विधि की उचित प्रक्रिया जो अमेरिका का है वो लागू होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट समय समय पे अपना इसको समय के अनुसार उसको आर्टिकल 21 का विस्तार कर सकता है। ठीक, तो ये आज का हमारा क्या रहा, टॉपिक रहा। कैसा लगा आप लोग को? पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसका रिवीजन एक आएगा, रिवीजन फटाफट प्री और मेंस के लिए, और दूसरा नेक्स्ट लेक्चर कल तीसरा आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।